मैं लेकिन ये जरूर पूरी दुनिया को कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की धरती से 808 नंबर कमरे से एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था। वो दुनिया में क्या ऑपरेशन था सर? अभी इसके मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो हमारे वीवीआईपी को टारगेट करने आए थे या म्यांमार के बॉर्डर के नजदीक सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली थी। क्योंकि आप देख सकते हैं यूएस आर्मी कंटिन्यू जब से ज्वाइंट एक्सरसाइज कर ही रही है, बांग्लादेश के अंदर लगातार आईएसआई चीफ आसिम मलिक विजिट करते जा रहे हैं। दुनिया की सारी एजेंसी इस टाइम बांग्लादेश के अंदर है। अमेरिका बोल रहा है कि हम 2026 में फरवरी में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन क्या होने वाला है बांग्लादेश में या क्या बहुत बड़ा होने वाला था ये नहीं पता। लेकिन बांग्लादेश की धरती से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ सर, और इसको दुनिया की एजेंसीज ने अपने वीवीआईपी को सेव करने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए एलिमिनेट कर दिया सर। वो कोई भी एजेंसी हो सकती है, वो हमारी आरएनडब्ल्यू भी हो सकती है, वो रशिया की एसपीआर भी हो सकती है सर। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी यहां पर मौजूद हैं। अभी आपने अपनी स्क्रीन पर पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस को सुना। लगभग 1 मिनट की उनकी वीडियो क्लिप थी जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था। उन्होंने हालांकि किसी बड़े ऑपरेशन का यहां पर जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बोला कि जो कि ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट ने पूरे देश और दुनिया में हलचल मचाई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर ये अटैक करने की साजिश हो रही थी। ये ऑर्गेनाइजर के शब्द थे, जो रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर आई और उसके बाद देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि जब रविंद्र जी लकी बेस से हम लोग इसी बावने, क्योंकि वो रॉ एजेंट में उनका एक लंबा तजुर्बा रहा है और उन्होंने देश भर के देश विदेश में कई बड़े ऑपरेशंस में वो शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस बात का कोई भी कहीं जिक्र नहीं है, कहीं सबूत नहीं है और बिना एविडेंस के मैं कोई बात नहीं कहता। लेकिन ये ज़रूर है कि बांग्लादेश में कोई बड़ा ऑपरेशन सीआईए कर रही थी। बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसीज का अड्डा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर आने से पहले जरा पीछे चलते हैं, इतिहास को खंगालते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, उसके बाद आप लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लीजिए, जहांगीर बाबा की बात कर लीजिए। आज की तारीख तक ये कहा जाता है कि इनकी संदेहास्पद और संदिग्ध मृत्यु के पीछे विदेशी एजेंसी का हाथ है। इनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो ये तय मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के, सीआईए के या किसी और के खुफिया एजेंसी के निशाने पर थे। ये पता चलने वाली बात नहीं है। ना तो अमेरिका आकर बताएगा, ना सीआईए बताएगी, ना ही भारत की तरफ से इस चीज का खुलासा होगा, कुछ नहीं, ना ही बांग्लादेश या कोई और आकर बताने वाला है। हमें समझने की जरूरत है। जैसा आपने इंटरव्यू किया उसका डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे और आई बटन को भी क्लिक करके अभी पूरा लकी बिष्ट के साथ जो हमारे साथी विनीत ने इंटरव्यू किया वो भी आप देख सकते हैं। लकी बिष्ट ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसीज खुफिया एजेंसियों का, चाहे वो किसी भी देश, पूरे वर्ल्ड की इस समय एक सबसे बड़ा डार्क जोन उन्होंने बोला कि बांग्लादेश बनकर उभर रहा है, जहां पर सबकी नजर है। तो हमारा सवाल ये था कि आखिरकार चूंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और पिछले काफी दिनों से उसमें अस्थिरता का माहौल है, हिंसा हुई, तो ऐसा क्या था, क्यों हुआ? और जो सीआईए एजेंट की बात थी रविंद्र जी, जो हमारा उनसे सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी भी एजेंसी का कोई एजेंट 3 दिन तक जिसकी बॉडी आप एक कमरे में पड़ी रहती, तो ये कितना एक वैलिड पॉइंट था कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा? तब शंका ज्यादा उत्पन्न होती है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश या अनुमान लगाने की कोशिश हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं। कई जगह थोड़ा सा गलत भी रिपोर्ट हो रहा है। 31 सितंबर की तारीख, माफ कीजिएगा 30 सितंबर की वो तारीख जब ये पता चलता है कि सीआईए के एजेंट का शव मिला है। वो रिपोर्ट होती है 5 स्टार होटल में वो रुके हुए थे, कई दिनों से थे, 50 साल के करीब उनकी उम्र, और वो स्पेशल फोर्स के उनके कमांडर थे, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और वो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड थे, उनके पास पूरी ट्रेनिंग थी। ठीक है, उसी दौरान आईएसआई के एक और एजेंट भी दूसरे 5 स्टार 5 सितारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जाते हैं। उसी के बाद 1 सितंबर को कई जगह ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात गाड़ी में जब हुई थी और उसी दिन ये हादसा हुआ था। उससे एक दिन पहले पता चला था कि अमेरिका सीआईए एजेंट मारे गए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की और पुतिन की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए 10 मिनट तक वेट करते हैं पुतिन, आते हैं, मुलाकात करते हैं, 45 मिनट तक की बातचीत होती है और इस बातचीत के दौरान ना तो उस गाड़ी में कोई ड्राइवर मौजूद था, ना ही कोई ट्रांसलेटर मौजूद था।
अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, भारत की खुफिया एजेंसी R&AW, चाहे बात कीजिए आप KGB की, रूस की खुफिया एजेंसी की, और मोसाद की, इजराइल, हमारे दोनों दोस्त हैं। तीनों ही खुफिया एजेंसीज एक दूसरे की जानकारियों को, भारत इन दोनों ही एजेंसीज के साथ अपनी जानकारियों को शेयर करता है। और पूरी तरह से एक बहुत मुफीद जगह बांग्लादेश बनी हुई है, चाहे वो CIA की बात हो, क्योंकि अमेरिका के अपने हित हैं। अमेरिका वहां पर सेंट मार्टिन द्वीप कहा जा रहा है, सेंट मार्टिन द्वीप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर चाइना और इंडिया दोनों पर नजर रखना चाहता है। बांग्लादेश में रहकर एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। KGB रूस की तरफ से 70 के दशक में बांग्लादेश को छोड़ दिया गया। अब KGB की मौजूदगी भी बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। मोसाद भी कहीं ना कहीं अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज अपने तरीके से वहां पर करा। ISI की वहां पर पूरी तरह से नजर है बॉर्डर्स में, वहां पर आप देख रहे हैं। बांग्लादेश एक तरह से कहें कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त मल्टी एजेंसीज के हाथों में अमेरिका और पाकिस्तान के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत भी चुप तो बैठेगा नहीं। बांग्लादेश की सीमा 3400 किलोमीटर भारत से जुड़ती है। पाकिस्तान से भी लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भारत का टच होता है, और इसीलिए भारत के कई राज्यों की सीमा यहां से मिली हुई है। भारत की भी वहां पर मौजूदगी है। अचानक ऐसे ही हवा में कोई आकर मारकर नहीं गया होगा। संदिग्ध इसलिए मौत हो जाती है कि अमेरिका की एम्बेसी वहां पर पहुंचती है, उनके अधिकारी वहां पहुंचते हैं। एम्बेसी अगर किसी भी देश की होती है तो वो उसका एक तरह से कहें कि उसका क्षेत्र माना जाता है। उस एम्बेसी में कुछ भी कर ले, ये उसके देश का ही हिस्सा माना जाएगा, भले ही वहां पे बांग्लादेश में किसी और देश की राजधानी होती है। लेकिन अगर होटल में ये हुआ है तो ये बांग्लादेश की पुलिस का प्रेरोगेटिव था, उसको जांच करनी चाहिए थी। खामोश कर दिया गया कि आप कुछ नहीं कहेंगे। 3 दिन तक, जैसा आपने बताया, कि वहीं पर उनका शव रहा। उसके बाद फिर ले जाते हैं, सीधा अमेरिका ले जाया गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। देखिए इस दौरान कोई जानकारी भी नहीं दी। उस CIA एजेंट की मौत रविंद्र जी किस तरह हुई, जहर से हुई, गोली मारी गई, या फिर कुछ और हुआ, ये आज तक कभी किसी को जानकारी, अब जानकारी तब हो पाती जब आप पोस्टमार्टम, लेकिन एम्बेसीज के अधिकारियों ने तुरंत उसको, उस डेड बॉडी को अपनी गिरफ्त वो उसमें लिया और उसके बाद में अमेरिका भेज दी गई। तो सीधा सीधा इसमें अगर आप देखिए, जो लकी बेस ने जो इस बारे में बताया कि आप लोगों को लग रहा है कि ये 3 दिन के बाद में डेड बॉडी मिली, बट ये कभी नहीं होता कि जब भी कोई ऑपरेशंस ऐसे किए जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में ऑपरेशन किए जाते हैं, तो हमेशा प्लान B, C, D, E तक बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक B, C, तो अगर कहें कि जो भी ये आदमी 2 काम के लिए वहां पर बैठा था, या तो ये सूचना किसी को दे रहा था या फिर कोई इसको सूचना दे रहा था, इसके अलावा कोई तीसरा काम उसका वहां पर नहीं होता है एक एजेंट का। ये दोनों ही स्थितियों में ये इसका जो मारा जाना था, और उसके 2 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत थे कि उसके 2 घंटे के बाद ही अमेरिका को बकायदा पता चल गया था कि उसका प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया और CIA एजेंट को मार दिया गया। बिल्कुल, 2 चीजें हो गई ना इसमें। अब एक तो ये चीज हो गई, ये कयास और सवाल हम उठा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, अंधेरे में तीर तमाम लोग छोड़ ही रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जैसा कहा कि अपने व्यूअर्स पर ही इस पर छोड़ेंगे कि क्या टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा, ये ऑफिशियली नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इस तरह की कयासबाजी करने की जरूरत नहीं भी। दूसरी चीज, उसको किसने निपटाया, ये भी नहीं पता चलेगा, ये भी नहीं पता चलेगा। भाई अगर CIA वहां पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है तो क्या R&AW क्या यहाँ पर दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं अपने परिवार के साथ? ना, वो 24 घंटे 365 दिन अपने परिवार से बढ़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं, और वो उनको जहां रहना चाहिए वो वहां पर मौजूद है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग मोसाद का खूब नाम सुनते हैं, हम लोग CIA का बहुत नाम सुनते हैं, हम व्यूअर से ही या हम लोग आपस में कभी हम लोग ब्रिटेन का नाम सुनते हैं इन सब चीजों में? नहीं, ब्रिटेन की एजेंसी का नाम तक लोगों को नहीं मालूम, नहीं पता, और उसके ऑपरेशन भी नहीं पता चलते। उसके ऑपरेशन, बट जो एजेंसी या एजेंट की दुनिया है उसका सबसे खौफनाक नाम ब्रिटेन ही है, और जिसकी चीफ MI6 आई थिंक, अगर मैं गलत हूं, अगर उनकी चीफ जो लेडी बनी है इस समय, रविंद्र जी, अभी उनकी भर्ती हुई है, आपको और हैरत होगी इस बात जान के कि सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर जो उन्होंने कभी किसी जमाने में डॉक्यूमेंट में किसी लगाई होगी, एज भी बताइए कितनी है लड़कियों की एज और लड़कों की सैलरी कभी नहीं बताई जाती, लेकिन एज बताने का मतलब कि वो अभी लेट 30s में है, हाँ, 40 साल से भी कम की उम्र है। हाँ। और उनकी एक ही तस्वीर है जो कि इंटरनेट और दुनिया भर में लोग उसको देखे हुए। इसके अलावा उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड की
किसी भी एजेंसी के पास में नहीं है। लकी पीस ने उस दिन यही बताया कि आप लोगों को जो दिख रहा है दरअसल वो है नहीं, क्योंकि जो दिखाया जाता है एजेंसीज की दुनिया में वैसा होता नहीं है, और जो होना होता है वो आपको कभी नजर ही नहीं आता है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि किसने मारा, तो इसका तो मैं कोई जवाब यहां पर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मैं यहां पर यह बात जरूर कहूंगा कि वर्चस्व की लड़ाई हमेशा, चाहे रशिया हो, इंडिया, माफ कीजिए अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, दिखने के लिए आप सीआईए या अमेरिका और ब्रिटेन को बहुत गहरी दोस्ती आप दिखा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के भीतर, इन दोनों की एजेंसीज को अगर आप स्टडी करेंगे, इनके ऑपरेशंस आप स्टडी करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऑपरेशंस को फ्लॉप करने में लगी रहती है। अगले स्टेप में हम दो चीजों को समझते हैं कि आखिर भारत और भारत के नेता क्यों निशाने पर हो सकते हैं, और दूसरी चीज कि बांग्लादेश में जो आजकल जो लगातार डेवलपमेंट हो रही है उसको भी, उसकी क्रोनोलॉजी को भी समझना जरूरी होगा। भारत निशाने पर क्यों होगा? भारत को टैरिफ के नाम पर और भारत को अपने खेमे में शामिल करने के नाम पर, चाहे वो यूरो यूनियन हो या फिर आप बड़ी तौर पर बात करें अमेरिका की बात हो। अमेरिका चाहता है भारत पिछलग्गू बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन बोले, रात कहें, लेकिन मोदी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जो आंदोलन लगातार देश में हुए, जो अचानक कई सारी ऐसी आवाजें उठी जो अभी जेल की हवा खा रही हैं, लोग तमाम उनको जानते हैं, चिकन नेक बोलने वाले, या जो जाकिर नाइक भगौड़ा हो चुका है, दूसरे देश में पनाह मांगता हुआ फिर रहा है, बांग्लादेश में भी उसको हाल फिलहाल में देखा गया। ऐसे लोगों को बढ़ा चढ़ाकर भारत के खिलाफ काम कराने की इनकी योजना हो रही, तो उनके जरिए भी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई। जेन ज़ी आंदोलन की भारत में बात की जा रही है, बांग्लादेश में जो हो गया, नेपाल में जो हो गया, श्रीलंका में जो हो गया, म्यांमार में जो हुआ, क्या भारत में होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उन्होंने देख भी लिया है। उनको अब लगा कि प्रधानमंत्री मोदी झुक नहीं रहे, देश के लोग, देश के जेन ज़ी सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ खड़ी नहीं हो रही है। अब वो क्या करें? अब उनके निशाने पर साफ तौर पर भारत की जो पहले लाइन के जो नेता हैं वो हो सकते हैं, और जरूर हो सकते हैं, इसीलिए वो टारगेट पर। और बांग्लादेश में जो लगातार घटनाएं, फिर हम उस पे आते हैं जी। ये फितरत, ये जो यूएस की रही है, आप 60s से देख लीजिए। हम न्यूक्लियर प्रोग्राम करें तो आप हमारा दाना पानी, हुक्का पानी बंद कर देने की धमकी दी, इतिहास गवाए। हम पाकिस्तान पर चढ़ के जीत लें तब आप हमारे ऊपर सेंक्शन लगा देंगे, तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भैया हम एक टाइम खाना ही छोड़ देंगे। ये वो देश है जिसने मुश्किलों में हमेशा अपने देश और अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा से यहाँ का लोग इंसान, आम आदमी खड़ा हो गया। अभी करंट सिचुएशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने हमारे ऊपर 50% का ब्राजील के बाद में मैं इसमें आपको रोक रहा हूँ। 10 से 11 लाख करोड़ की दिवाली में खरीदारी हुई है, 30,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ छठ के इन त्योहार के तौर पर। ये करारा तमाचा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होना, कमेटी गठित कर दी गई है। जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म कितना बड़ा रिफॉर्म आपके सामने हुआ। आपने जो है सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियों को आपने H1B टैरिफ का, H1B वीजा का भी, भाई H1B वीजा का 70 से 75% इस्तेमाल इंडिया के लिए होता था। दुनिया की कंपनियों ने ये कहना चालू कर दिया कि भाई हम नहीं ले पाएंगे, हम बहुत ही क्रीमी लेयर्स, सुपर क्रीमी लेयर्स को ही ले पाएंगे। लेकिन आप झुके ना, दूसरे देशों ने आपको तो मोस्ट वेलकम करना शुरू कर दिया। आपने हर एक जगह, आपको जब इतना कड़ा और सटीक जवाब दिया जा रहा है, तब आपके पास में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? बांग्लादेश का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल कर और अपना कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया है। मोहम्मद यूनुस को लेकर कल हमने एक स्टोरी भी की थी, जिसमें मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के नंबर 2 सेना अधिकारी, आसिम मुनीर के बाद उन्हीं का नंबर है। वो आई थिंक वो रिटायरमेंट के, हाँ शमशाद, आई थिंक वो रिटायरमेंट भी है इसी महीने। वो वहां पर मिलने के लिए आए थे। उनको भी वो 12वें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता जिनको मोहम्मद यूनुस ने एक किताब भेंट की, जिसके कवर पेज पर बांग्लादेश के, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया गया, जिसमें भारत के राज्यों के भी हिस्से उसमें दिखाई दिए। बांग्लादेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सवाल हमने यही किया था कि पाकिस्तान से पहले क्या बांग्लादेश के इलाज करने की जरूरत है। क्योंकि आप पहली चीज, जाकिर नाइक को अभी देखा गया हाल फिलहाल में बांग्लादेश को। आज ही की यह खबर है, हाफिज सईद का बहुत करीबी मौलाना वहां पर मदरसों में, बांग्लादेश में जो भारत से सटे हुए हैं, वहां पर घूमते हुए दिखाई दिया। वहां पर वो ये तो नहीं बता रहा होगा कि आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल आपको जो है ईश्वर के नाम पे हमेशा सबका भला करना चाहिए, इस तरह का तो ज्ञान नहीं दे रहे होंगे। वो किस तरह का ज्ञान दे रहे होंगे उसको बताने की, कहने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज हम यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान के नंबर 2 सेना अधिकारियों की मूवमेंट वहां पर रही है, और ऐसे समय में मूवमेंट रही है कि उनकी मुलाकात मोहम्मद यूनुस से होती है।
पाकिस्तान के नंबर 2 सेनाधिकारी की मुलाकात मोहम्मद यूनुस से होती है, लेकिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख से उनकी मीटिंग नहीं होती, मीटिंग नहीं के दौरान वो होती, नहीं होते। जबकि एज अ प्रोटोकॉल या अगर कोई भी देश का सेना अध्यक्ष या नंबर 2 जाता है दूसरे देश से, तो अपने समकक्ष से सबसे पहले उसकी मीटिंग होती है। शेख हसीना के करीबी उन बांग्लादेश के सेना प्रमुख को बताया जाता है और मोहम्मद यूनुस इसीलिए दूर हट रहे हैं, हैं और वो उनका लगातार कन्फ्रंटेशन चल भी रहा है। तो बांग्लादेश एक तो लगातार ग्रेटर बांग्लादेश के मैप दिखा रहा है, उसने CIA के लिए रास्ते खोले हुए हैं, 5 स्टार की पूरी सेवा दे रहा है, और फिर अलग अलग एजेंसीज वहां पर उनकी सेवा कर रही हैं। बड़े बड़े ऐसे लोगों की मूवमेंट हो रही है जो भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा चलाते हैं, काम करते हैं। तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। खाद पानी पूरी तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जरिए दिया जा रहा है, और वहां भारत के लिए और भारत के नेताओं के लिए इस वक्त बहुत विस्फोटक और खतरनाक माहौल बना हुआ है, जिसका हमें पूरा भरोसा है कि इलाज किया भी जा रहा है। इलाज किया जा रहा है साइलेंटली। ये सब चीजें कभी किसी के ऑपरेशंस ओपनली नहीं होते। रविंद्र जी, बांग्लादेश की एक और करतूत को थोड़ा सा और हम लोग पीछे चलते हैं। पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, हमारी आत्मा को झकझोरा गया, ठीक है, धर्म पूछ के गोलियां मार दी गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, परखच्चे उड़ा दिए गए। उस समय भी यही बांग्लादेश का बॉर्डर था और वहीं पे था जहां पर यह बात हो रही थी कि भाई हिंदुस्तान ने 3 तरफ से तो रोक लिया, चौथी तरफ से कैसे रोकेगा? एयर डिफेंस सिस्टम तो 3 तरफ तैनात है, वो तरफ तो खाली, उस तरफ तो बिल्कुल खाली पड़ा है पूर्वोत्तर। वहां से अगर बांग्लादेश ने हिमाकत करी तो फिर भारत उससे कैसे लड़ेगा? और यही बात जो है आज से 3 महीने या 4 महीने पहले, मुझे याद है, रॉ एजेंट इसी से रगे बीच से मेरी बात हो रही थी, तब भी उन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि इनका सारा फोकस जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक सीमित कर देने का है, और ये लोग बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल और बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में सर बहुत बड़ा खतरा है, और इसको जो है हमारी एजेंसीज और हमारी आर्म फोर्सेस पूरी भली भांति समझती हैं, और इसीलिए हमारा जो है डिप्लॉयमेंट और वो जो है वो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करने में है। ये लोग हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये आज जो तस्वीर का जिक्र किया आपने, ये बुक का जिस बुक के कवर पेज की तस्वीर, ये क्यों दी गई? क्यों दी? क्या ये जानते नहीं थे कि इस तस्वीर पर पूरे देश और में बवाल मचेगा, हिंदुस्तान में बवाल मचेगा? लकी बिष्ट के जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया कि हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर एंगेज करके बांग्लादेश में, और चूंकि अमेरिका ये पाकिस्तान, उससे पहले असीम मुनीर गया था बांग्लादेश। असीम मुनीर की तरफ से कहा गया था, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कहा गया था कि भारत पर अगला हमला वेस्ट साइड से होगा। मैं आपको हाल फिलहाल के 1 हफ्ते के 2-3 घटनाक्रम बताता हूं। पहली ये बात कि भारत की जो आर्मी है, मिलिट्री है, उनकी एक इंटेलिजेंस होती है जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं। भारत के मेजर जनरल रैंक के बड़े अधिकारी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी बांग्लादेश में दौरे पर गए थे, ऑन रिकॉर्ड था, ऑफिशियल था। अब ये वहां पर दौरे पर गए, उन्होंने प्यार मोहब्बत से बता दिया जो उनको बताना था, समझा भी दिया। दूसरी चीज ये होती है कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर दौरा करना था 2nd नंबर के इन पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर को, और वहां पर बांग्लादेश ने अपनी रेंजर, जिस तरह से हमारी BSF होती है, बांग्लादेश रेंजर के पूरी चौकी वहां पर तैनात की गई थी। भारत की जो BSF है, उनको जब ये जानकारी लगी खुफिया अपने सोर्सेस से, तो उन्होंने कह दिया कि यहां से साफ अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो फिर देख लेना। तो वो वहां से अपनी पोस्ट छोड़ के बांग्लादेश रेंजर्स के तमाम जितने भी वहां पे सुरक्षा कर्मी थे वो भागे, और जब वो उनको लेकर आए पाकिस्तान के सेनाधिकारी को, तो देख के रह गए, इसमें सर पकड़ने लगे कि ये हमारी क्या मदद करेंगे, ये तो खुद ही पोस्ट छोड़ के यानी कि बड़ा भाई तो बड़ा भाई, बड़े मियां, छोटे मियां, सुभान अल्लाह। 2 चीजों का घटनाक्रम को और जिक्र ये करते हैं कि अभी म्यांमार में, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा भी टच होती है, वहां पर आप देखिए कि म्यांमार में NSCN, IM और जो उल्फा हैं, उनके कैंप्स पर हमला हुआ। कहा यह जा रहा है कि वो हमला अरकान आर्मी की तरफ से किया गया। अरकान आर्मी को अब किसने वहां पर चाबी भरी होगी, किसने उनके साथ किया होगा, बड़ी ही चोट वहां पर पहुंचाई है। मतलब अगर बांग्लादेश कुछ कर रहा है, अमेरिका अगर कुछ कर रहा है, पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है, तो भारत सीधे फ्रंट पर आकर नहीं करता। चाणक्य नीति से भारत चल रहा है, और चाणक्य नीति यही कहती है कि अपने दुश्मन को अगर आपको परास्त करना है, उसको हराना है, तो अपने दुश्मन को परास्त करके आपको सीधे मैदान में कूद कर लड़ाई नहीं लड़नी होगी। आपको अपने दुश्मन को इस तरह से उलझाकर दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करें, दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करके
उसको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। बांग्लादेश के एयरपोर्ट में आग लगी, पता चला आपको? जी। क्या कहानियां सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि बांग्लादेश का 1 बिलियन का कपड़े का सामान बर्बाद हो गया। चलिए ये थ्योरी मानते हैं, अगर कपड़े का व्यापार हो गया तो 1 बिलियन का नुकसान बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा हो सकता है। अब किसने किया ये, इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा बांग्लादेश को। ये कहां जाना था? अमेरिका में। अब अमेरिका में माल नहीं जाएगा। 1 बिलियन का माल तो इतनी आसानी से बन नहीं जाता है। भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है, अब कहां से माल खरीदेगा? चाइना ने बंद कर रखा है, इधर बांग्लादेश ने बंद कर रखा है, तो कहां जाएंगे कपड़ा लेने के लिए? बिल्कुल, कहां जाएंगे? ठीक है। तो दूसरी एक चीज और, इसमें एक चीज और दूसरी बात आ गई। एक थ्योरी ये निकलकर सामने आई कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर रशिया लगा रहा है, वहां पर उनको उड़ाया गया है। अब इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होगा यूएस को, अमेरिका को। इसका फायदा होगा कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर वहां पर प्लांट, रखे हुए उनको उड़ाया है। तो ये रूस और अमेरिका की भी आपस में लड़ाई हो गई। तो भारत मजे ले रहा है आराम से। भारत को अपने हिसाब से जो बिल्कुल, जो मैंने कहा ना चाणक्य नीति, उस हिसाब से अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारत की साफ एक पॉलिसी हमेशा से कि हमारी सरहदों की तरफ हमारे देश के ऊपर बिल्कुल आंख उठाने की हिमाकत नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। बाकी हम आपकी ना टेरिटरी में एंट्री कर रहे हैं, ना हम आपके यहाँ कब्जा कर रहे हैं, ना हम तो बांग्लादेश को चिकन नेक को आगे बढ़ाने की बात कर, ना हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे ये कब्जा कर लेंगे या फिर हम। लेकिन जब जब इन जैसी चीजें हरकतें हुई हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हुई हो, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो रही हो, श्रीलंका समझ में आ गया, म्यांमार को म्यूजू को समझ में आ गया, आना शेख हसीना को या बांग्लादेश। हाँ, अब ये सब जानते हैं कि ये अब जब तक इनको अपनी अराजकता फैलानी है, बांग्लादेश कितनी अच्छी इकोनॉमी से, कितने अच्छे उस स्तर से चल रहा था, वो सब बर्बाद हो गया। मोहम्मद यूनुस के वापसी के बाद में वहां पर हिंदुओं पर नरसंहार किया गया। तमाम रिपोर्ट्स हैं, मैं कोई अलग बात नहीं, सब पब्लिक आम लोग देख सकते हैं वहां पर किस तरह से लोगों की महिलाओं को, बच्चों को प्रताड़ित किया गया। वो तस्वीरें वो भी, हाँ, यो कभी चेहरे नहीं वो भूलते हैं कि किस तरह से इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को वहां पर टॉर्चर किया गया। इस तरह की हरकतें हुई। भारत की तरफ से पुरजोर तरीके से कहा गया कि भाई ये सब बंद हो जाना चाहिए, वरना हम जो है फिर अपनी तरीके से इसमें जवाब देंगे। कूटनीति की तरीके से भारत ने बात की, राजनीतिक तरीके से भारत ने अपनी बात रखी, लेकिन बांग्लादेश को समझ में नहीं आया। बांग्लादेश में लगातार आईएसआई के अधिकारी का दौरा हो रहा है मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से। हम इसको पूरे बांग्लादेश को ना कहें, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मोहम्मद यूनुस और जो उनके कट्टरपंथी भाई इस समय तो रविंद्र जी वही इक्वल है। अब इस समय उन्हीं की सत्ता है, सरकार चल रही, आदेश चल रहे हैं। तो चुनाव की बात होंगे, अगर इन्होंने चुनाव कराए और उम्मीद ये है कि जो जैसे यूएस कह रहा है कि भाई इस साल, अगले साल नेक्स्ट फरवरी में, मार्च में जो है हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन आप दावे के साथ मैं अभी भी कह दे रहा हूं हो जाए वहां पे इलेक्शन नहीं होने देंगे ये लोग। आप देखिएगा, ये भी बात देखिए कि वहां पर इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये लोग जमात की वापसी चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी शर्तें, और इसीलिए सीआईए पूरी तरह से जिस समय से ये भाई इंडिया जब आई थी, शेख हसीना जब वहां तख्ता पलट हुआ था तो उन्होंने आके क्या बयान दिया था यहाँ पे, पूरी दुनिया ने सुना था कि शेख हसीना ने कहा कि हम अमेरिकी प्रेशर में मैं नहीं झुकी। सेंट मार्टिन पर अमेरिका जिस तरह से कब्जा करना चाहता था, मैं अपने देश की संप्रभुता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। ये स्टेटमेंट था। इमरान खान ने भी यही कहा था। इमरान खान ने भी यही कहा था कि जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से दबाव डाला गया था, लेकिन हम अपने देश का इस्तेमाल किसी दूसरी ताकत के लिए क्यों करने, हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे। हाँ, अमेरिका हमारा दोस्त रहा है, हम उसके पिछलग्गू रहे हैं, लेकिन ये बात इमरान खान ने कही थी। और उसके बाद अब कहाँ है इमरान खान? जेल के अंदर बुरी तरह प्रताड़ित हो रहा है। आए दिन जब उनकी बहन उनसे मिलने जाती है तो आप सुनिए उनके स्टेटमेंट। वो तो कहते हैं कि एक आतंकवादी के साथ में ऐसा सलूक नहीं किया जा रहा जिस पाकिस्तान में मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है, और बुशरा मेरी पत्नी के साथ में जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, हम दोनों को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा ताकि हमारी मौत हो जाए। ये लोग हमको मौत के मुंह तक ले आए। इमरान खान ने बाकायदे बयान दिया है। और इस समय बांग्लादेश के अंदर भी हम लोग जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि आपकी देश की जमीन में आईएसआई पनप रहा, आईएसआई एजेंडे चला रहा है, पाक आर्मी की लगातार मूवमेंट हो रही है, तो क्या ये आप ये समझते हैं कि पड़ोसी देश बिल्कुल कुछ पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, आप खुलेआम किताब भेंट करेंगे, आप चिकन नेक को अपना बोलेंगे, सब कुछ शांत रहेगा? बिल्कुल विनीत, इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो यही चीज़ है कि आज की तारीख में ज़मीन पर उतरकर सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी, आपस में दो देशों के खुलकर युद्ध नहीं होंगे, लेकिन ये खुफिया वॉरफेयर के जरिए
कम से कम इधर अगर साउथ ईस्ट की बात करें, भारत के आसपास इलाके की बात करें, तो यहाँ पर इस वक्त यही हालात तो देखने को मिलेंगे। और किसकी खुफिया एजेंसी के सोर्सेज और किसकी ताकत कितनी मजबूत होती है, कौन ऊपर चढ़कर बैठती है, अपने खिलाफ हो रही साजिश को बेनकाब करती है और साथ ही साथ अपना भी खेल खेलती है, ये आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल रविंद्र जी, और जो जिसका जिक्र आपने बीच में कुछ बहुत बड़े नामों का जिक्र किया और बताया कि किस तरह उनके असैसिनेशन का आज तक कभी कोई पता नहीं चल पाया, कभी कोई खुलासा, ना कभी भविष्य में हो पाएगा। CIA एजेंट के यहाँ मारा गया, उसका भी कोई खुलासा नहीं। हालांकि अमेरिका को 2 घंटे के अंदर पता चल गया था कि भाई हमारा आदमी मार दिया, लेकिन वो साइलेंट थे। उनको पता था कि अगर 2 घंटे के बाद सबसे पहले अगर US का कोई भी कर्मचारी, कोई भी आदमी अगर वो डेड बॉडी रिकवर करने के लिए 5 स्टार होटल में कदम रखा, कि इस पूरी वर्ल्ड की मीडिया में हो जाएगा कि भाई साहब CIA जो है यहाँ से ऑपरेशन चला रही थी। इसीलिए CIA और अमेरिका के अधिकारी इसीलिए उन्होंने ठंडा डाल दिया। उन्होंने कहा 3 दिन के बाद जब खुद ही मूवमेंट नहीं होगी, तो यही हुआ। 3 दिन के बाद इसमें लाने लगी, दरवाजे से ना कोई ऑर्डर आ रहा था उस कमरे से, ना कोई जानकारी आ रही थी, इसमें लाने लगी। तो जो वो काम करने वाली वर्कर्स थे, उन्होंने लगा, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, कोई आवाज नहीं थी। तब उन्होंने जब खोला तो वो था और न्यूड बॉडी मिली थी सर। हाँ, तो समझ लीजिए पूरा न्यूड बॉडी थी और उसके कमरे से बहुत सारे मैप मिले थे, कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण मिले थे, समेट कर ले गए होंगे। हाँ, वो सब, ये सब वहाँ पे, बाकी सारा सामान ये जो है अमेरिका ने कहा, जब उनको सूचना दी गई तुरंत एम्बेसी को कि भाई आपका सिविलियन जो है यहाँ पर डेड हो गया है, तो उसको 3 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी को लिया। तो कहा गया कि भाई चलिए इसका PM तो करा ही लें, क्योंकि डर है कि पता नहीं कैसे ये आदमी की डेथ हो गई। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ऊपर से पता चल गया था कि भाई हमारा जो पूरा एजेंडा था, जो हमारा पूरा प्लान था, वो किसी अन्य एजेंसियों के द्वारा या किसने वो प्लान हो नहीं पाया और हमारा एजेंट मार दिया गया। ऐसे ही मरेंगे आगे भी चलकर। अब आप अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ऐसे करने देंगे तो जाहिर तौर पर हर देश अपनी संप्रभुता और एकता और अखंडता के लिए जीता मरता है सर। इसमें कोई नई बात नहीं है। यही बांग्लादेश जिसकी आज़ादी हमारे शहीदों के खूनों से लिखी गई है, यही बांग्लादेश आज उसी की इस्तेमाल जो है भारत विरोधी चीज़ों के लिए किया जा रहा है। तो इसका जवाब तो मिलेगा, सब वक्त रहे बहुत तगड़ा जवाब। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेनाएं हमने सामने नहीं होंगी, ये गोलियां, बम, बारूद, ये सब आपको नहीं देखेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत, फिर से बोल रहा हूं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बांग्लादेश तो खैर सिपट ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अमेरिका की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्लान किया गया था, जिसको भारत की और KGB यानी रूस की खुफिया एजेंसियों की तरफ से निष्क्रिय किया गया, इसको नाकाम किया गया? आप अपना राय, अपना मत ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।